गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे मूल्यांकन के बारे में, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन किया था। आई थिंक मैं मानता हूँ कि आपने अगर उसको ध्यान से सुना होगा तो आपको वो बात क्लियर हो गई होगी। एक टीचर के लिए इवैल्यूएशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके कारण भी है। उसका कारण मेन ये है कि अगर एक टीचर इस बात को जानता है कि जो वो चीज़ पढ़ा रहा है उसके पीछे कुछ उद्देश्य हैं, और इवैल्यूएशन एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके टीचर इस बात से संतुष्ट होता है कि वो उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं पूरे हुए हैं। एक तरह से शिक्षा की जो कंप्लीटनेस है, जो शिक्षा देने का एक उद्देश्य है, वो पूरा ही मूल्यांकन से होता है। अगर हम किसी से कुछ सीख रहे हैं, अगर हम सीखते हुए इस बात को अनुभव करते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने सीख ली है, तो हम उस समय अपना खुद का मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से एक टीचर के द्वारा क्लास में जो चीज़ पढ़ाई जाती है, जब उसको इवैल्यूएट किया जाता है, किसी भी तरह से इवैल्यूएशन की बहुत सी अलग अलग मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, यूज़ करके जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो इस बात को स्पष्ट तौर पर जान जाते हैं कि मूल्यांकन क्या है। तो आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके स्टेप्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस फॉर ए टीचर, इसका महत्व क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बारे में पढ़ाऊँगा। एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा से कल की बात को एक्सप्लेन करूँगा कि मूल्यांकन क्या था। मूल्यांकन जो चीज़ मापन किया गया है, जिस चीज़ का मापन किया गया है, उसे जो अंकीय बिंदु प्रदान किए गए हैं, उन अंकों को मूल्य प्रदान करना ही या मूल्य अंकित करना ही मूल्यांकन है। ठीक उसी तरह से क्लास में हम पढ़ते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए टीचर के द्वारा वैल्यूएशन किया जाता है, जो इस बात का निर्धारण करता है कि सामने वालों ने जो सीखा है वो किस स्तर तक सीख लिया है। तो ठीक उसी तरह से जो मूल्यांकन के स्टेप्स हैं उसको मैं क्लियर करते हुए बताऊंगा कि क्या किस तरह से चलेंगे। अब ये बात हमें क्लियर है कि शिक्षा के जो हमने शिक्षा प्रदान करनी है, उसको प्रदान करने से पहले उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधियों को पूर्ण करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद हम इवैल्यूएशन को एक्सेप्ट करते हैं, इवैल्यूएशन को लागू करते हैं, और इवैल्यूएशन के द्वारा हम वो जो पहला स्टेप है उसकी जांच करते हैं कि जो उद्देश्य हम रख कर इस शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो हमारे पूरे हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो इसके स्टेप्स किस तरह से आएंगे उसके बारे में बताता हूँ। इसके मेन 3 स्टेप्स हैं। अगर हम मूल्यांकन के सोपान की बात करें या इसके स्टेप्स की बात करें तो देयर आर मेन 3 स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना और उसको परिभाषित करना। देखो, इसका जो पहला स्टेप है वो ही इसी से शुरू होता है कि शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना व परिभाषित करना। अब यहाँ पर डिटरमाइन एंड द एक्सप्लेनेशन, या उसको परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो डबल मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर एक टीचर को इस बात को क्लियर होना चाहिए कि जब वो शिक्षा प्रदान करता है तो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करे। भी हाँ, हमारे को शिक्षा देने के पीछे इसका क्या ऑब्जेक्टिव, हमें बच्चों को ये शिक्षा देने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसको पूरी तरह से परिभाषित भी किया जाए। तो जब हम उद्देश्यों के निर्धारण की बात करते हैं तो हर एक समय, यूँ कहें कि हर क्लास में टीचर के पढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं। अब एक क्लास, मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, उसमें उन बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए टीचर उनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव तैयार करेगा। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि उस क्लास में किस विषय को पढ़ाया जाना है, उसके अनुसार जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तीसरा, इस बात का निर्धारण होगा कि क्लास के साथ क्या सब्जेक्ट के साथ कौन से विषय की कंटेंट पढ़ाया जाना है। तो ये चाहे हम पहली क्लास की बात करें, दूसरी की करें, 10वीं की करें, +2 की, BA की, किसी भी क्लास की बात करें,
तो ये सभी पे लागू होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि हमने उनको, जिनको पढ़ाना है उनको क्या पढ़ाना है, उनको पढ़ाते हुए उद्देश्य निर्धारित करना है जिस चीज़ को हमने पढ़ाना है। अब पढ़ाते हुए हम दो तरह के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। एक तो होते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव जिसे सामान्य उद्देश्य कहा गया है, और दूसरा होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है। अब जो सामान्य उद्देश्य क्या हैं? सामान्य उद्देश्य वो होते हैं जो चलते रहते हैं, लंबे समय में चलकर पूर्ण होते हैं। वो सामान्य उद्देश्य होते हैं जो सभी विषयों में लागू होते हैं। उनको ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों को लेकर चला जाता है। अब सामान्य उद्देश्य में क्या क्या काउंट होंगे? जैसे मान लीजिए हम बीएड में बात करते हैं, जब हमारी माइक्रो टीचिंग होती है तो उस समय हम लेसन प्लान बनाते हुए इस बातों को ध्यान रखते हैं कि दो तरह के विषय हैं, दो तरह के उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम बात करते हैं बच्चों के सुनने की क्षमता का विकास होगा। देखो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट ले रहे हैं, लैंग्वेज का है या मैथ साइंस का, एसएसटी का, किस तरह के हैं। तो इसमें सुनने का कौशल का विकास होना, देखने का, बोलने का, शुद्ध उच्चारण करने का, तो ये एक ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो सभी पेपर में, सभी सब्जेक्ट में कॉमन रहते हैं। और दूसरे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं हर विषय के कंटेंट के साथ। अगर मान लीजिए एसएसटी का हम लेसन पढ़ रहे हैं, एसएसटी में कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं उसके साथ उसके ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे। उस लेसन का जो टॉपिक है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। हमें मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब कहने का क्या है, हर विषय के हर प्रत्यय के साथ जिनका बदलाव होता है। अब मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते हुए किसी भी बात की नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो जो बात मुख्य तौर पर कही जा रही है पूरे लेसन में, जिस बात पे अभी फ़िलहाल स्ट्रेस दिया जा रहा है, वही उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। जब हमारा वो पॉइंट चेंज हो जाएगा, टॉपिक बदल जाएगा, उसके साथ उसके विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब क्या है? जो उसी प्रत्यय के साथ उस समय पर जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए हिंदी में टीचर संज्ञा करवा रहा है, तो यहाँ पर उसके विशिष्ट उद्देश्य क्या बनेंगे? बच्चों को संज्ञा के बारे में नॉलेज हो जानी चाहिए। अगर वो उसके बाद उसके प्रकार करा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों को संज्ञा के साथ उसके प्रकार यहाँ पर स्पेसिफिक हो गए, उसके प्रकारों का पता लग जाना चाहिए, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। अगर थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट की क्लास के बाद वो नेक्स्ट टॉपिक ले रहा है कि सर्वनाम क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो वहाँ पर उसका नया ऑब्जेक्टिव क्या फॉर्मुलेट हो गया? प्रोनाउन क्या है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो हैं जो हर विषय में, हर विषय के कंटेंट के साथ बदलते रहेंगे। और स्पेसिफिक के से पहले हमने जनरल ऑब्जेक्टिव की बात की है। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कॉमन है। अब बच्चों के सुनने की, देखने की, बोलने की, शुद्ध उच्चारण करने की, इस तरह के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो पहले वाले टॉपिक में भी सेम थे, सेकंड में भी सेम हैं। तो वो उद्देश्य जो बदलते नहीं हैं, सामान्य रहते हैं, जिनको लंबे समय में चलकर पूरा किया जाता है, जिनका जो व्यापक होते हैं, ये कह सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब शिक्षण उद्देश्य कैसे हैं? एक सामान्य उद्देश्य हैं और विशिष्ट उद्देश्य हैं। दूसरा, उनको परिभाषित करना। उनको परिभाषित करने से क्या अर्थ है कि उनके बारे में कंप्लीटली नॉलेज होना, कि हम किस उद्देश्य को लेकर सामने वाले बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। मूल्यांकन अपने आप में जितना आसान है उतना टिपिकल भी है। हर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मूल्यांकित करता रहता है। हर किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 1 मिनट लगाता है असेस करने में। वो ऐसा है, उसकी आदतें ऐसी हैं, वो ऐसे बोलता है, देर नहीं लगाएगा। पर अगर वाकई में वैल्यूएशन की बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत ही एक गूढ़ विषय है। और एक टीचर का काम क्या है? क्लास में बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसका सही ढंग से मूल्यांकन भी करना। अगर टीचर के द्वारा सही ढंग से बच्चे का मूल्यांकन नहीं किया जाता तो ये सामने वाले उस बच्चे के साथ एक खिलवाड़ हो जाता है। अगर एक टीचर के द्वारा एक बच्चे को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, उसको हर बात में प्लस मोटिवेशन मिलती है, और दूसरे बच्चे को जो उसका इवैल्यूएशन करते हुए थोड़ा सा इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता, तो उस बच्चे को कई तरह की माइंड
सेट हो जाते हैं, कई तरह की उसके विकार उत्पन्न हो जाते हैं, पढ़ने के संबंध में उसकी गलत धारणाएं बन जाती हैं, वो अपने बारे में गलत सोच बना बैठता है कि मैं तो शायद पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो सीख ही नहीं सकता। तो ये किसकी कमी है? उस बच्चे की नहीं है, उस बच्चे से ज़्यादा उस टीचर की कमी है जिसको सही ढंग से उसको इवैल्यूएशन नहीं करना आया। तो एक टीचर के लिए इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड स्टेप्स क्या है। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभव उत्पन्न करना। अब उद्देश्यों की प्राप्ति, अब शुरू में हमने बात की थी उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा उसको परिभाषित करना, यहाँ है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभव उत्पन्न करना। जब भी बच्चे को सिखाया जाता है, सिखाने हेतु टीचर बहुत सी शिक्षण विधियों प्रविधियों का इस्तेमाल करते हैं, सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। सहायक सामग्री में जैसे चार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, OHP यूज़ किया जाता है, आजकल तो स्मार्ट क्लासरूम है, और तरह के बहुत से मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब का पर्पज़ क्या है? इनका पर्पज़ है, एक तो टीचर सिखाते हुए जो अपने अनुभव है उनको उसके साथ शेयर करे। दूसरा ये पर्पज़ होता है कि जो बच्चे सीख रहे हैं सीखते हुए खुद नए अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि जो चीज़ हम सीखते हुए जितने ज़्यादा हमारे अनुभव होंगे वो चीज़ हमें उतनी ज़्यादा देर तक याद रहेगी। अगर हम किसी चीज़ को रट्टा लगा के सीखते हैं तो उसकी जो म्याद है, या यूँ कहें उसका जो समय है, वो भी कुछ समय तक होता है। तो सबसे बड़ी बात या सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम सीखते हुए अनुभव प्राप्त करें तो वो हमारा सीखने का सबसे अच्छा ढंग है। और इसमें साथ ही क्या होता है कि टीचर हमें सिखाते हुए अपने अनुभवों को भी शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें सीखने में एक डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो वो क्रियाएं जिनको करते हुए हम खुद अनुभव प्राप्त करें, एक टीचर के अनुभव का इस्तेमाल करके या टीचर अपने अनुभव का इस्तेमाल करके बच्चों को इस ढंग से सिखाए कि बच्चे बहुत आसानी से सीख जाएं। अब यहाँ पर अनुभव कैसे हैं? एक टीचर है, वो इस टॉपिक को कई बार पढ़ा चुका है मान लो, अब उसको पढ़ाते हुए हर बार एक अलग अनुभव होता है। अब एक बार पढ़ाया है, उसको लगता है कि शायद ये चीज़ मैं इस ढंग से करवाता तो और बेहतर हो जाती। तो नेक्स्ट टाइम जब वो करवाता है तो वो अपनी जो पहले वाला एक्सपीरियंस है वो उसमें इंक्लूड करता है, अब और ज़्यादा बेहतर करवाने की कोशिश करता है। यही चीज़ वो सेकंड से थर्ड टाइम जब करता है तो उसमें नया कुछ डालने की कोशिश करता है। तो टीचिंग क्या है एक्चुअल में? टीचिंग एक साइंस है, साइंस के साथ आर्ट है। क्यों कहा गया है साइंस और आर्ट? साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि टीचर इसमें नए नए इनोवेशन करता है, नवाचार लाता है, इसमें नए ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता है। कला क्या है? उस चीज़ को नए ढंग से प्रस्तुत करना ही कला है। तो यहाँ पर एक टीचर अपने अनुभवों को साथ में शेयर करता है, दूसरा उन बच्चों को सीखते हुए होने वाले अनुभव उसमें सहयोगी होते हैं। तो मूल्यांकन का दूसरा स्टेप क्या है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभव उत्पन्न करना। ये बच्चे जितना सीखते में अनुभव उत्पन्न करेंगे, जितने अनुभव उनको प्राप्त होंगे, उतने ही बेहतर ढंग से वो उसको सीख पाएंगे। तीसरा है व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। अब मूल्यांकन देखो, सीखने में सबसे जो अहम बात होती है वो होती है कि हमारे पहले वाले और बाद वाले व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। अब पहले वाला व्यवहार से क्या मतलब है? दो तरह के हमारे व्यवहार काउंट किए जाते हैं। पहला होता है एंटरिंग बिहेवियर, दूसरा होता है टर्मिनल बिहेवियर। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, आज उसे साइकिल चलाना नहीं आता है, ये उसका एंटरिंग बिहेवियर है। यहाँ पर वो साइकिल चलाना सीखना चाहता है। अब वो कोशिश करता है, मेहनत करता है, सीखता है कैसे चलाया जाए, खुद उसमें अपने आप को डालता है। अब यहाँ पर अब जो उसको सिखाने वाला है, पहले वो अपने अनुभव उसके साथ शेयर करता है कि आप इसको इस तरह से चलाओ, जल्दी सीख जाओगे। फिर जैसे जैसे वो गाइडेंस उसको मिलती है, वो उस चीज़ को वैसे काम करने की कोशिश करता है। फिर दूसरा, जब वो उसको करने की कोशिश करता है तो उसमें उसके अपने अनुभव भी शामिल हो जाते हैं। अब चलाते हुए गिरना, उठना, फिर चलना, फिर संभलना, फिर गिरना, फिर चलना, फिर उठना, तो एक प्रोसेस चलता है और इसमें उसको कई तरह के अनुभव होते हैं जिसमें उसको खुद इन बातों की अंदर से अपनी आवाज़ आती है कि हाँ, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वो 2 या 3 दिन के प्रैक्टिस के साथ उस काम को सही ढंग से करना सीख जाता है।
तो अगर इन्हीं वर्ड्स को मैं दोबारा से रिपीट करूं, सबसे पहले उसने कहा था उद्देश्यों का निर्धारण करना और परिभाषित करना। अब जैसे मैं बात करता हूं, यहाँ उद्देश्य क्या है? बच्चे के द्वारा साइकिल का सीखना, और परिभाषित में क्या है कि उसको कैसे सीखना, उसको परिभाषित करना है। दूसरा उसने कहा कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुभवों का उपयोग करना या अनुभव उत्पन्न करना। अब सेकंड में क्या किया? जब उसने उस काम को किया है तो उसमें अपने अनुभव प्राप्त किए हैं। तीसरा, अब जब वो उस काम को सही ढंग से करना सीख गया है, उस काम को करने की उसको नॉलेज हो गई है, ये उसका क्या है? व्यवहार परिवर्तन है। तो सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। शिक्षा की अगर हम बात करें और ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात करें, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? सीखना भी व्यवहार में परिवर्तन है। शिक्षा कह ले, सीखना कह ले, एक ही बात है। तो ओवरऑल बात क्या आती है? व्यवहार में परिवर्तन। बच्चे स्कूल में क्यों आते हैं? अपना नया सीखकर अपने पुराने व्यवहार में बदलाव कर सके। अब मैंने जो एग्जांपल लिया था जिसमें उन्होंने बात की है कि हमने सीखना है, बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा, तो एंटरिंग बिहेवियर क्या था? उसको साइकिल चलाना नहीं आता था। अब बाद का बिहेवियर क्या है? वो साइकिल चलाना सीख गया है। तो यहाँ पर उसका बदला हुआ व्यवहार क्या है? व्यवहार परिवर्तन। तो व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। अगर हम अब उसको यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात आती है, अगर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, जांचते हैं, तो मूल्यांकित करते हैं, तो यहाँ पर अगर वो बहुत अच्छे से साइकिल चला रहा है तो हम देखो, शुरू की प्रैक्टिस है, 1 वीक प्रैक्टिस है, आफ्टर 2 वीक प्रैक्टिस है, 3 वीक प्रैक्टिस है, तो 3 हफ्तों के बाद अगर हम उसको दोबारा से जज करते हैं और ये चीज़ दिखाता है कि मैंने बहुत अच्छे, और हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि उसने बहुत अच्छे से इस काम को पूरा किया है, तो हमने उसका जो इवैल्यूएशन किया है वो सही मायने में किया है कि हाँ वो अच्छा चला पा रहा है, वो अच्छा चला लेता है। तो यहाँ उसका बदला हुआ व्यवहार ही मूल्यांकन का आधार बना है। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट था शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा था उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभव, और तीसरा था व्यवहारिक आधार पर उसमें होने वाला परिवर्तन। आगे बात करते हैं कि मूल्यांकन का शिक्षण में क्या महत्व है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शुरू में भी मैंने बात की है कि जो टीचिंग प्रोसेस है या सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ये सारी ही इवैल्यूएशन पर बेस्ड है। कल भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए हम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनके एग्ज़ाम ना हों, लास्ट में एग्ज़ाम ना हो, उनको बिना एग्ज़ाम के ही प्रमोट कर दिया जाए या उनको पास करके अगली क्लास में भेज दिया जाए, उनका किसी तरह का इवैल्यूएशन ना किया जाए, तो 3 या 4 साल बाद हम देखेंगे कि उनका जो सीखने का स्तर था, जो पहले वाले बच्चों का था और अब वाले बच्चों का है, कि उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। इवैल्यूएशन जहाँ हमें एक तरह से इसको करवाने में एक डर की भावना रहती है कि हमें कोई मूल्यांकित करेगा या हमारी एग्ज़ामिनेशन होंगी, तो उस कुछ डर से हम उस चीज़ को बेहतर ढंग से सीख भी लेते हैं। अगर उस बैरियर को, डर को हटा दिया जाए तो हमारा सीखने का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। हम उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं सीख पाते जितने अच्छे से हमें वो सीखनी चाहिए या जितने अच्छे से हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो इवैल्यूएशन सबसे अहम रोल प्ले करता है। तो मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले है मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण में सहायक है। पहला पॉइंट है निर्धारण में उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण में सहायक है। अब जब भी कोई टीचिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट होगा तो सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के लास्ट में हम मूल्यांकन से हम क्या चीज़ देखते हैं कि जिन उद्देश्यों को रखा था वो पूरे हुए कि नहीं हुए। अगर वो पूरे हो जाते हैं तो जो मूल्यांकन है वो उसमें वैसे ही ग्रेडिंग मिल जाती है। तो हमें हमारे उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए हैं या नहीं पूरे हुए, वो इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस बनती है, इस चीज़ को निर्धारित करता है ये। दूसरा है मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, एक सामान्य उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य है व्यापक है, लंबे समय में जाके प्राप्त होते हैं, वो कॉमन होते हैं, बने रहते हैं। और जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो स्पेसिफिक हैं, जो एक कंटेंट, एक टॉपिक के साथ चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिन विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जा रही है, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो विशिष्ट उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे वो पूरे हुए कि नहीं।
अब क्लास में मान लीजिए मैंने आपको बताया कि टीचर नाउन या संज्ञा के सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद वो उसके एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देने के बाद वो बच्चों से पूछते हैं कि मुझे अब इसके कंसर्न में कुछ एग्जाम्पल दो। बच्चे साथ के साथ उनको एग्जाम्पल देते हैं। तो यह उनके द्वारा पूछना क्या था, एक तरह का इवैल्यूएशन था। अब अगर बच्चों को दोबारा से पूछा जाता है कि उसमें मुझे उसकी डेफिनेशन बताओ, और बच्चे उस डेफिनेशन को दोबारा से रिपीट कर देते हैं और अपनी तरफ से कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल बना के देते हैं, तो यहाँ पे इस बात को क्लियर हो जाती है कि जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य थे इस विषय के संबंध में, वो मूल्यांकन के द्वारा हमें पूरे होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगर यहाँ पर एक कंसेप्ट ये सोचते हैं कि उनको इवैल्यूएट नहीं किया जाता, उनसे क्वेश्चनिंग नहीं पूछी जाती है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि ठीक है ये बच्चे समझ गए होंगे, तो वो वन साइडेड है। ना तो मुझे इस बात का पता लगा कि वो सीख पाए हैं कि नहीं, ना उन बच्चों को पता लगा कि वो सीख पाए हैं कि नहीं, क्योंकि जब वो खुद अपनी तरफ से एग्जाम्पल देंगे तो वहाँ पे उनको ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाती है कि हाँ, हम जो सीख रहे हैं वो सही दिशा में सीख रहे हैं कि नहीं। ये भी सीखना, ये भी बात अपने आप में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में भी कार्य करता है। ये बात सही है कि मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में कार्य करता है। किस तरह से, जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसके साथ साथ उसको परिणाम का ज्ञान हो जाता है बच्चे को, कि मैंने सीखा है तो नहीं सीखा है, अगर सीखा है तो वो कितना सीखा है, मैं सक्सेस हो रहा हूँ या नहीं सक्सेस हो रहा। तो ये जो मूल्यांकन होना है, मूल्यांकन के साथ जो हमें अपने रिज़ल्ट की नॉलेज हो जाती है, ये हमें सीखने में प्लस मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम उसको और बेहतर ढंग से सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन विद्यार्थियों के वर्गीकरण व स्तरीकरण में सहायक है। ये कल भी बात हमने की थी कि एक जो इवैल्यूएशन मेथड है, इसके थ्रू एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को अलग अलग समूहों में बांट सकता है, उनको वर्गीकृत कर सकता है, उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार एक अलग समूह बनाकर उनकी हेल्प कर सकता है। तो एक टीचर के लिए बच्चों के बारे में बेहतर ढंग से जानने के लिए मूल्यांकन अपने आप में एक अहम पॉइंट है। मूल्यांकन के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। अब मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। अब पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए शिक्षण सामग्री या पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। अब यहाँ पर मूल्यांकन के आधार पर ही पाठ्यक्रम के निर्धारण से क्या मतलब है कि हमने उनको किस वे से पूरा करवाना है जिससे हमारे निर्धारित उद्देश्य पूरे हो सके, इसकी बात करता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन शिक्षण विधियों व प्रविधियों के उपयोगिता में सहायक है। अब टीचर के द्वारा क्लास में पढ़ाते हुए अलग अलग तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है, टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, टीचिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, मेथड्स, और इनके अप्रोप्रिएटनेस का पता लगता है जब टीचर इवैल्यूएट करता है। अगर टीचर उनको इवैल्यूएट करते हुए ये देखता है कि हाँ ये मेथड पहले वाले मेथड से ज़्यादा अच्छा है, तो उसकी उपयोगिता का पता चलता है। तो यहाँ पर एक टीचर को जो टीचिंग मेथड्स हैं उनकी यूटिलिटी का भी पता लगता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन और मार्गदर्शन में सहायक है। मूल्यांकन के द्वारा टीचर को ये पता लगता है कि बच्चों की क्षमता क्या है, बच्चों की अभिवृत्ति क्या है, बच्चों की अभिक्षमता क्या है, बच्चे क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और किस दिशा में कर सकते हैं, कौन बच्चा कैसा है, किस बच्चे को किस तरह की आगे गाइडेंस प्रोवाइड की जानी है। तो मूल्यांकन बच्चे के लिए या टीचर के द्वारा उसको गाइडेंस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मूल्यांकन विद्यार्थी की रुचि, अभिरुचि, कुशलताओं, योग्यताओं, व्यवहार की जाँच करने में सहायक है। अब एक बच्चे में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की योग्यताएँ होती हैं। कोई बच्चा आर्ट में बहुत तेज होता है, कलाकारी उसकी बहुत अच्छी होती है, हाथ बहुत अच्छा साफ़ होता है, पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं या क्राफ्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं, किसी की संगीत में बहुत अच्छी रुचि होती है, बिना सीखे ही बहुत अच्छा गा सकते हैं, बिना सीखे बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। तो एक जो मूल्यांकन है वो ऐसे तरह के बच्चों की सही दिशा में पहले तो जांच करना, उनको सही दिशा प्रदान करने में सहायक रहते हैं। तो कुल मिला के लगाएं तो मूल्यांकन का अपने आप में बहुत ही अहम रोल है। मूल्यांकन एक टीचर के लिए सबसे अहम है, जिसको टीचर को जानना सबसे ज़रूरी है। एंड लास्ट में हम बात करते हैं मूल्यांकन की सीमाएं क्या हैं। जहां मूल्यांकन की हमने अपनी बात की है, उसके साथ ही उसकी सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं।
मूल्यांकन हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जो लिमिटेशंस है वो सबसे बड़ी बात यही आती है कि मूल्यांकन के लिए किसी विशेष तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, परंतु यही चीज़ अगर मान लो थोड़े प्रशिक्षित हो तो आप मूल्यांकन बहुत अच्छा कर लेते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मूल्यांकन करने वाले को इस बात की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें किस पॉइंट को नोटिस करना है, किस चीज़ को इवैल्यूएट करना है। तो सही नॉलेज ना होने पर हो सकता है कि हम सामने वाले से प्रभावित होकर उसको जिस चीज़ के लिए इवैल्यूएट करना था वो हम ना कर पाएँ। तो यहाँ पर खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये इसकी पहली लिमिटेशंस है। दूसरा है मूल्यांकन के लिए किसी भी तरह के प्रमाणिक मापदंड उपलब्ध नहीं हैं। मापदंड से क्या मतलब होता है कि एक मान लीजिए कोई टेस्ट है जिसमें 10 नंबर हैं, सामने वाले की मर्जी होती है, कोई 10 में से 6 भी दे सकता है। एक मान लीजिए हम किसी टेस्ट को प्रशासित करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके 3 वैल्यूएटर हैं, 3 अलग अलग हैं, तो हो सकता है वो कोई एक उसको बच्चे को सेम क्वेश्चन के लिए 10 में से 8 दे देता है, दूसरा 10 में से 6 दे देता है, तीसरा 10 में से 5 दे देता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ इसके लिए हमारा एक तय मापदंड है कि आपने उसके लिए इतना ही करना है। जैसे मापन में होता है, मापन में क्या है, मापन में स्पष्ट है कि अगर हम किसी चीज़ को मापते हैं, तोलते हैं, तो एक ऐसा अंकीय बिंदु दिया जा सकता है जो बिल्कुल पिन पॉइंट है, जो बदला नहीं जा सकता, जिसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर मैं उसको मापता हूँ मैं भी उतने ही नंबर दूंगा, दूसरा कोई मापता है वो भी उसी को देगा। पर यहाँ पर जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि इसमें कोई तय या इस तरह के प्रमाणिक मापदंड नहीं हैं जिसके द्वारा सही ढंग से अच्छी तरह से इवैल्यूएशन किया जा सके। तीसरी बात है, इसमें व्यक्तिगत पक्षों का समावेश आता है। जब मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन के साथ साथ जो मूल्यांकन करने वाला होता है उसके अपने व्यक्तिगत पक्ष कई बार आगे आ जाते हैं। एक व्यक्ति का अपनी कक्षा के प्रति हो सकता है लगाव ज़्यादा हो, किसी बच्चे के प्रति लगाव ज़्यादा हो, या जो विषय है उनके विषय में नॉलेज अच्छी होने के बावजूद वो शायद उससे अच्छी तरह से इवैल्यूएट ना कर पाए। तो इसमें कई तरह के व्यक्तिगत पक्ष भी आ जाते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं, व्यापक प्रक्रिया होने के कारण इसमें अधिकांश शिक्षक रुचि नहीं लेते। अब मूल्यांकन में अधिकांश, क्योंकि इसमें हमने जब बात की है तो ये काफ़ी व्यापक है। मूल्यांकन अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, इतना व्यापक है कि मोस्ट ऑफ ऑल कई शिक्षक हैं जो इसमें रुचि नहीं ले पाते। ये भी इसका एक कमी रह जाती है, इसकी एक लिमिटेशन रह जाती है। कुल मिला के अगर मान लो हम बात करते हैं तो ये जो पहला टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ये अपने पहले टॉपिक में ही पूरे सिलेबस को डिफाइन कर देता है। अब वो कैसे करता है, जैसे हमने शुरू में बात की थी असेसमेंट क्या है, फिर हमने बात की मेज़रमेंट की क्या है, तीसरे में हमने बात की इवैल्यूएशन क्या है। तो इवैल्यूएशन में हमने ये सुना कि एक बच्चा जो कुछ सीखता है, जो शिक्षा की प्रक्रिया है, वो पहले उद्देश्य निर्धारित करती है, फिर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, शिक्षण विधियों को जांचने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो ये चारों अपने अपने एक क्रम में हैं। तो ठीक उसी तरह से जो आपका सिलेबस है वो भी इसी क्रम में चलेगा। जो पहली यूनिट है उसमें आप जानोगे कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की डेफिनेशन क्या है, मूल्यांकन को करने के लिए आपको किस किस तरह के टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, इसका आपस में मूल्यांकन का और असेसमेंट और इवैल्यूएशन का आपस में रिलेशन क्या है। दूसरे में इसके टूल्स के बारे में आप जानोगे कि एक टीचर को इवैल्यूएशन करने के लिए उसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन टूल है, रेटिंग स्केल टूल है, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो आपकी सेकंड यूनिट में आप पढ़ते हो। तीसरी यूनिट में भी उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फोर्थ यूनिट में जाके आप जो असेस किया है उसके बारे में होने वाली फीडबैक क्या है, बच्चों के द्वारा क्या फीडबैक मिलती है जब आप असेस करते हो, पेरेंट्स के द्वारा क्या फीडबैक मिलती है, आप उन सब के बारे में नॉलेज गेन करते हो। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो जो वैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, पहली यूनिट में ही आप पूरे पेपर के बारे में अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। बट तब है जब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो आपके
मेन टॉपिक इवैल्यूएशन था वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन किया है, उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बाद हमने किया है उसके करैक्टरिस्टिक्स के साथ उसका एरिया या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, नेक्स्ट हमने किया उसके सोपान या स्टेप्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस फॉर ए टीचर या इन द टीचिंग मेथड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक टीचर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हमने बात की उसकी लिमिटेशंस की। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसका डिफरेंस करवाऊँगा, डिफरेंस बिटवीन द असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जिसमें हमें इन तीनों को बारीकी से दोबारा समझने का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर नेक्स्ट में इसके बारे में कुछ नॉलेज दी जाएगी। ओके, थैंक्स।